नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका प्रिय शिक्षक, आपका साथी, आपका हार्दिक स्वागत करता है। और विद्यार्थियों, 28 दिसंबर 2024 को आरपीएससी के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का प्रश्न पत्र लिया गया। 150 प्रश्न आए थे। शानदार प्रश्न पत्र रहा, जिस पर भी एक और जानकारी आने वाले समय में आपके सामने लेकर के आऊँगा। लेकिन पिछले 2 दिन से विद्यार्थियों ने लगातार मैसेज किए कि सर, इसमें ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो वास्तव में ऐसे जिन पर एक से अधिक आंसर हो सकते हैं या किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो सकती है, ऐसे आपत्तिजनक प्रश्न भी हमको बता दीजिएगा। क्योंकि इस प्रश्न पत्र में, वैसे संस्कृत शिक्षा विभाग का जो प्रश्न पत्र पहले हुआ था हिंदी का पिछली बार, उसमें भी व्याकरण के प्रश्न ज़्यादा थे, इस बार भी ज़्यादा थे। साथियों, कुछ प्रश्न मैंने इस प्रश्न पत्र को देख करके जो विद्यार्थियों ने भेजे हैं उसका निरीक्षण और अध्ययन किया, जिससे कुछ बातें सामने आई है। मैं वे प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ विद्यार्थियों के मन में ऐसा भी है कि क्या कोई प्रश्न जो उनको संदिग्ध लगता है वो नहीं है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। और यदि इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न आपके पास होता है तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि वो मुझे जरूर भेजें, जिस पर मैं अध्ययन करके आपके सामने एक राय रखने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग का ये प्रश्न 28 दिसंबर को हुआ, जिसमें से पहला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। यह पहला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, इस प्रश्न में वैसे ये कोई बड़ा गंभीर प्रश्न नहीं है, पर चूंकि विद्यार्थियों ने पूछा इसलिए इस प्रश्न पर बात करना जरूरी था। उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला प्रश्न कौन सा है, विकल्प कौन सा है? साथियों, दृष्ट और विनम्र ये आपस में कहना चाहिए विलोम है। दमनीय और कमनीय ये विलोम नहीं है, यानी कि आंसर नंबर इसका 2 होना चाहिए। शुकर, दुष्कर और शुकर ये विलोम है। तामसिक और सात्विक भी विलोम होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रक्रिया होती है, जैसा कि मैंने पेपर में देखा है, यदि हो सकता है कहीं अलग तरीके से छपा हो तो इसको भी देखें, कहीं शुद्धि छपी हो तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जो प्रश्न पत्र आया है उसको देखा जहां तक, तो ये जो सात्विक शब्द लिखा गया है, यह सात्विक शब्द त का द्वित्व रूप होना चाहिए था, जो कि यहां पर नहीं है। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का कोई भी ऑप्शन, कोई भी विकल्प यदि अशुद्ध होता है तो वह भी प्रश्न संदिग्ध बनता है। ऐसा पहले भी आरपीएससी के प्रश्नों में हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को भी मैंने इस स्तर में शामिल किया है। यानी यह प्रश्न एक ऐसा है जिस पर एक अलग से क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है। आने वाले समय में इस पर भी कोई निर्णय अलग से साबित हो सकता है, यानी कि ये मेरिट को प्रभावित कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह वाक्य शुद्ध है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, यह वाक्य वास्तव में अशुद्ध है। यदि यह करण प्रत्यय आ जाता है तो फिर यह करने शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यह वाक्य अशुद्ध है और शायद परीक्षक ने इस प्रश्न को जब बनाया है तो इसी मानसिकता से बनाया होगा कि आंसर वो 2 नंबर को देंगे। लेकिन यहां एक खास बात बनती है, जब किसी प्रश्न के आंसर 2 हो जाते हैं तो वह प्रश्न भी अपने आप में आपत्तिजनक बनता है, यानी कि वह डिलीट होता है, उसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं दूसरों के लिए, और कुछ भी जो है व्यवस्था हो। साथियों, इसके साथ अगर देखा जाए तो वकीलों ने कागजों की जांच की। वास्तव में ये जो कागज शब्द है ये विदेशी भाषा का शब्द है, और इस शब्द का जो हिंदी में प्रयोग होना चाहिए वो शुद्ध रूप से कहते हैं हम कि कागजात होना चाहिए था। लेकिन यहाँ हिंदी की ही क्रिया वचन को प्रयोग किया गया, एक वचन से बहुवचन बनाया गया। मेरी दृष्टि में यह वाक्य भी क्या है, अशुद्ध है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 2 नंबर और 3 नंबर दोनों ही इसके आंसर बनते हैं। और ऐसी स्थिति में जब कोई प्रश्न संदिग्ध हो, या उसमें कोई अशुद्धि हो, या एक प्रश्न के 2 आंसर हो, तब वह प्रश्न आपत्तिजनक बनता है और उसका आंसर जो है आरपीएससी के विशेषज्ञ हैं वो उस तरीके से चेक करते हैं और फिर जो है अंतर आता है। आप सब जानते हैं, मेरिट को बड़ा प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखें, देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि आरपीएससी के प्रश्नों को हल करने का एक बेहतर तरीका यह होता है कि प्रश्न को यहां ला करके आप थोड़ा सा समय दें, क्योंकि यहां जहां अंत में हां और ना का शब्द आ जाता है, गलत और सही की बात आ जाती है, सम्मिलित है और नहीं है
ऐसे प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, स्थिति क्लियर होती है। यह पूछा है कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है, इसका मतलब 3 ऐसे आंसर होंगे जिसमें देवनागरी लिपि की विशेषताएं होनी चाहिए। तो साथियों, व्यंजनों के उच्चारण के लिए उनके साथ प्राय स्वर जोड़े जाते हैं, यह विशेषता है। शिरोरेखा विहीनता, वास्तव में देवनागरी लिपि के वर्णों पर शिरोरेखाएं होती है, शिरोरेखा से विहीन नहीं है। तो कुल मिलाकर के शिरोरेखा विहीनता यह देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, जरा ध्यान से देखना, यानी कि यह विशेषता है और यह जो विहीनता है यह इसकी विशेषता नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक आंसर तो बनता है 2 नंबर। इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रधान नहीं है, जबकि याद रखना देवनागरी लिपि ध्वनि प्रधान लिपि है, ध्वनियात्मक लिपि है, इसको यूं कह सकते हैं। और ऐसी जो लिपि होती है उसके 2 भेद होते हैं, वो या तो वर्णनात्मक होती है या फिर वो अक्षरात्मक होती है। ऐसा भी एक प्रश्न आगे है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के मराठी लिपि का प्रभाव है या मराठी पर देवनागरी का प्रभाव है, ये दोनों बातें सही होती है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर 2 नंबर भी है और 3 नंबर भी है। तो यह भी एक प्रकार से आपत्तिजनक प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, अच्छा, अब 2 प्रश्न मेरे पास में ऐसे हैं जो बड़ी गंभीरता से अध्ययन करने वाले हैं, जो सोचने समझने के लिए विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और शिक्षक पता नहीं क्या बात कह रहे हैं। मुझे जो समझ में आया वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निम्नलिखित में कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वर एवं व्यंजनों के क्रम को बड़ी वैज्ञानिक रीति से रखा गया, ये इस लिपि को साइंटिफिक लिपि बनाता है। निश्चित रूप से यह वैज्ञानिक रीति से व्यवस्थित है, अच्छी बात है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिह्न की व्यवस्था है, यह भी बिल्कुल सही बात है। लिपि के अधिकांश वर्ण उच्चरित होते हैं, किंतु कुछ वर्ण मूक होते हैं। यह साइलेंट ध्वनि वाला वर्ण हिंदी में प्रयोग नहीं है। यहां तक आते हैं, वास्तव में इसका आंसर ये 3 नंबर होना चाहिए। परीक्षक ने इस मानसिकता से बनाया होगा, जैसा मेरा सोचना है। कुछ विद्यार्थियों का ऐसा प्रश्न आया, कुछ ऐसे संकेत आए, यानी ऐसे समाचार आए, उन्होंने मैसेजेस किए कि सर देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक है। इस विषय को समझना है। अब यह बात यह है कि जो लिपि ध्वनि प्रधान होती है, जो ध्वनि प्रधान लिपि होती है, यह लिपियां 2 प्रकार की होती है। कैसी होती है? एक अक्षरात्मक होती है और एक वर्णात्मक होती है। अब ऐसी स्थिति में हम यूं समझ सकते हैं कि जिस भाषा में जिस एक वर्ण के लिए एक अक्षर होता है, यानी एक ध्वनि के लिए एक वर्ण होता है, वो वर्णात्मक होती है। यानी कि हमारी हिंदी में जितनी भी ध्वनियां हैं उन सब के लिए अलग अलग वर्ण हैं। लेकिन देश की कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके लिए एक शब्द को कहने के लिए, एक बात को कहने के लिए एक शब्द आपको अलग से मिलता है, एक वर्ण नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि इस देवनागरी लिपि में मूल रूप से तो यह वर्णात्मक है, मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूं, लेकिन कुछ स्थिति में यह अक्षरात्मक भी है। पर कुछ विद्यार्थियों को लगता है जैसे कि यह अक्षरात्मक और वर्णात्मक बराबर होनी चाहिए थी। यानी इस पंक्ति पर, इस वाक्य पर बहुत सारे विद्यार्थियों को आपत्ति है। मेरी दृष्टि में यह क्वेश्चन सही है, यानी इसका आंसर नंबर जो है वो 3 ही होना चाहिए। कुछ साथी अगर यहां आकर के कंफ्यूज होते हैं तो उसको ठीक करें, या फिर और आने वाले भविष्य में इस पर और भी अध्ययन किया जा सकता है। प्रश्न को और आगे बढ़ाता हूं। एक प्रश्न कुछ खास प्रश्न है, शायद आप लोगों को मैं बता दूं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर बेहतरीन पुस्तक बताइए, जिसमें से कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मेरी पुस्तक में से ये आ गया, मेरी पुस्तक में से वो आ गया, लेकिन मैं इस प्रकार का दावा नहीं करता हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि जो पुस्तक जिसमें से आरपीएससी के प्रश्न पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे, उस पुस्तक को आपका शिक्षक आपके सामने रखता है। हिंदी व्याकरण पुस्तक है, कामता प्रसाद गुरु नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुई है, उसमें से यह प्रश्न आया है। अब इसमें से कई लोगों ने यह कहा, कुछ शिक्षकों ने यह सोचा कि सर भूतकाल में संभावना कहाँ है, संभाव्य कहाँ है? भूतकाल संदिग्ध हो सकता है, संभावना वर्तमान में होती है, संभावना भविष्य में होती है, ये भूतकाल में कैसे संभावना? लेकिन साथियों, आप तो जानते हैं कामता प्रसाद गुरु से बढ़कर हिंदी का आचार्य कौन हुआ है, व्याकरण कौन हुआ है? ऐसी स्थिति में इन्होंने पेज नंबर 398, यदि आप जाकर के देखेंगे तो उन्होंने लिखा है संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य कौन सा है, और वहां से सीधा वाक्य उठाया है परीक्षक ने और लिखा है हो सकता है कि उसने ये बात सुनी हो, ये इसका आंसर होना चाहिए। कुल मिलाकर के इसमें 5 प्रश्न जो मैंने आपके सामने रखे हैं, उनमें से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर भी कहना चाहिए मेरिट प्रभावित हो सकती है, और 2 प्रश्न ऐसे हैं
जो अंतिम 4 और 5 ये रखे हैं, इस पर मैं ये कहूँगा कि जो विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है, वो मेरी दृष्टि से आंसर मैंने आपके सामने रखे हैं, यानी उसमें काफ़ी आप जो परेशान होते हैं वो परेशान नहीं होना चाहिए, आगे भी तैयारी करनी चाहिए। अब रही काम की एक और बात कि सर यहाँ इसमें 90 प्रश्न आए व्याकरण के, क्या जो सेकेंडरी एजुकेशन का जो पेपर आएगा आगे आने वाले समय में, क्या उसमें भी ऐसा होगा? नहीं साथियों, उसका पैटर्न एक अलग तरीके से आ रहा है पहले का, और संस्कृत शिक्षा विभाग में व्याकरण के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रश्नों की किसी बिंदु में से ज़्यादा प्रश्न, किसी में से कम प्रश्न, ऐसा डिवाइडेशन अपने सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। तो आप अगर पूर्ण रूप से पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं तो मैं सोचता हूं कि आपको लाभ होता है। जैसे कभी संधि के प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं, इस बार जैसे विराम चिन्ह के प्रश्न ज़्यादा आए, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि के प्रश्न ज़्यादा आए, ठीक है ना, शब्द शुद्धि और इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा आए। तो कुल मिलाकर के एक संतुलित प्रश्न पत्र था, जैसे हमने उम्मीद की थी वैसा ये प्रश्न पत्र था। हाँ, मेरिट कितनी रहेगी इस पर आने वाले समय में और विद्यार्थियों से बात करने के बाद आपसे बात करेंगे। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए लाभदायक होगा और आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनका समाधान करता होगा। इसके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न यदि किसी साथी को लगता है कि उस पर सर आपकी क्या राय है, उसमें और क्या हो सकता है, और आपको लगता है कि उसमें भी कहीं पर कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं उसका अध्ययन करके आपको जो है एक अच्छे तरीके से जवाब देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। आगे भी आपके साथ बने रहेंगे जी।